बहू और बेटियां, मेरी कहानी का ये शीर्षक है। जया स्वयं को उतना उत्साहित नहीं पा रही थी जितना कि 6 माह पश्चात घर लौटने पर उसे होना चाहिए था। स्पष्ट कुछ भी नहीं था, बस लौटना था, इसलिए लौट रही है। अमेरिका का उसका 6 माह का वीज़ा समाप्त होने पर था। यह समय वह यही है, अपने वतन और अपने लोगों के बीच, और यही उसे पसंद भी है। हवाई जहाज़ के उड़ान भरते ही उसने अपनी दृष्टि पास वाली छोटी सी बंद खिड़की के पास गड़ा दी। हवाई टिकट बुक कराते समय वह सदैव ही खिड़की वाली सीट के लिए भी आवेदन कर देती है। केबिन के खिड़की से बाहर देखना उसे बहुत अच्छा लगता है। एकदम अलौकिक दृश्य तक फैला हुआ, अनंत दूर, बहुत दूर एक होते पृथ्वी और आकाश, बस और कुछ नहीं। कहाँ दिखता है ये सब महानगरों की बहुमंजिली इमारतों के बीच। बादलों के आ जाने पर हवाई जहाज उनके भी ऊपर चला जाता है। सफ़ेद रुई के फाहों जैसा बादलों के ऊपर यह दृश्य एकदम अलग होता है। पहले तो ये नज़ारे सदैव ही उसके मन में पलक जगा जाते थे, पर आज ये भी उसे अधिक समय तक नहीं बांध सके। वह आंखें मूंद अपने अतीत के गलियारों में घूमने लगी। कितना समय बदल गया है। जब उसका विवाह हुआ था तो सास अर्थात बिना ताज की एक छत्र सामग्री उस पर। उसकी सास तो कठोर और निर्मम भी थी। पति भी तो ऐसे नहीं थे कि कभी दबी जुबान से ही पत्नी के पक्ष में बोल देते। घोर अन्याय तक की बात में भी खामोशी रहते पुरुष जो ठहरे। पर जया को अपने बड़े बेटे समीर का बहुत सहारा है। जाने किस मिट्टी का बना है वह, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया होगा उसने। माँ की पूरी देखभाल करता है और पत्नी वसुधा भी प्रसन्न है। और क्यों ना हो, अपनी इच्छा से ही तो विवाह किया है दोनों ने। बेंगलोर में दोनों ने एक संग मैनेजमेंट का कोर्स किया है। दोस्ती हुई और विवाह का फैसला कर लिया। कितना परेशान हो गए थे वे दोनों। वसुधा को एक शब्द भी हिंदी बोलनी नहीं आती, बताया था समीर ने। अब हमें क्या अपने घर में अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी या फिर तमिल ही सीखनी पड़ेगी, झुंझला कर कहते उसके पिता। पर ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा था। सादे से विवाह समारोह के पश्चात बेटे बहू ने प्रयत्न करके उसी शहर में नौकरी ढूंढी और एक संग रहने का फैसला भी किया। वसुधा ने एक दिन भी महसूस नहीं होने दिया कि उन्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, बल्कि साल भर के भीतर हिंदी बोलने समझने तो लगी ही थी, साथ में कुछ शब्द पंजाबी के भी सीख लिए थे। बहुत आदर सम्मान करती थी सबका। उसके नौकरी करने से सास पर ही काम का सब बोझ न आन पड़े, इसलिए दिन भर के लिए आया की भी व्यवस्था कर दी थी। और जल्द ही घर नन्ही किलकारियों से भी गूंज उठा। इतना कुछ पाकर भी एक अरमान रह गया था जया के मन में। दूसरी बहू तो वह अपने कुल गोत्र की ही लाएगी। अपने सब अरमान पूरे करेगी वह अपने बेटे रंजन के जरिए। पूरे रस्मों रिवाज के साथ वह ब्याह रचाएगी। बहुत सी लड़कियों से मिलवाने के बाद ही रंजन ने माधवी को पसंद किया था। पूरे विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। जया ने बहू माधवी का बहुत खुले दिल से स्वागत किया और अपनत्व देने का प्रयत्न किया, पर वह सबसे खिंची खिंची अलग थलग ही रहती। अपने कमरे में चुपचाप कुछ पढ़ती रहती अथवा रेडियो चलाकर आंखें मूंदे लेटी रहती। जया उससे बात करने का प्रयत्न भी करती, लेकिन वह या तो चुप ही रहती अथवा रूखा संक्षिप्त सा उत्तर देकर चली जाती। जया को अपने प्रति किया व्यवहार न अखरता। यदि रंजन माधवी आपस में ही हंसी खुशी रह लेते, पर दोनों का ही मुंह अलग अलग दिशा में रहता। पर वह यह भी नहीं कह सकती
कि पूरा दोष माधवी का ही था। उसका बेटा भी तो कम आत्म केंद्रित नहीं, साथ ही पूरी तरह से पुरुष सत्तात्मक सोच भी थी उसकी। कहाँ गलती हो गई उसके लालन पालन में। संस्कार तो उसने अपने दोनों पुत्रों में एक से ही डाले थे। वह इस आशा में थी कि मेरी परवाह भले ही ना करे, लेकिन कम से कम अपनी पत्नी को तो प्यार करेगा। वह किसी तरह आपस में ही सामंजस्य बिठा ले, यही सोचकर उसने ऊपर वाला हिस्सा उन्हें अलग रहने के लिए दे दिया। प्राय ऐसा होता कि बहू सास से प्रताड़ना पाती है और अपना समय आने पर ब्याज सहित अपनी बहू से वसूलती है। पर जया ने इसके विपरीत यह तय किया कि जो कुछ उसने सहा सुना वह उसकी बहुओं के साथ ना हो। वह उन्हें बेटियों सा ही स्नेह देती। बड़ी से तो खैर उसे कोई शिकायत नहीं थी, पर माधवी, और जब उसे मालूम था कि वसुधा अपनी बीमार माँ को देखने गई हुई है, तब भी क्यों उसे घर पहुँचने का उत्साह नहीं हो रहा। समीर उसे हवाई अड्डे लेने आया। रास्ते में उसने बताया कि रंजन और माधवी में तनातनी कुछ बड़ी ही है, कम नहीं हुई, और उनके बीच होते तकरार प्राय ही नीचे सुनाई देते रहते हैं। दूसरे दिन इतवार था। दोपहर के भोजन के पश्चात वह लेटी ही थी कि बाहर आहट हुई। बाहर के दरवाजे की सांकल भी खुली। नीचे के हिस्से में उस वक्त कौन जा रहा है, यह देखने कमरे से बाहर आई तो पाया माधवी खड़ी है। द्वार के पास एक अटैची केस भी रखा है। कहाँ जा रही हो इस तपती दोपहरी में, उसने पूछा। अभी सोचा नहीं। मतलब? आपके बेटे ने कहा है ये घर उसका है और मैं यहाँ से चली जाऊँ। जया उसका हाथ थाम अपने कमरे में ले आई, उसे स्नेहपूर्वक अपने पास बिठाया और कहा, हाँ अब बताओ। पर वह तो मुंह खोलने को ही तैयार नहीं थी। माधवी, तुम इस घर में ब्याह कर आई हो, अतः अब यह घर उतना ही तुम्हारा है जितना रंजन का। घर तो आप लोगों का है, रंजन का है, मेरा कैसे हो सकता है? फिर तो यह घर मेरा भी ना हुआ। मैं भी तो तुम्हारी तरह बाहर से आई हूँ। अच्छा, फिर यह बताओ, मेरा और तुम्हारा घर कौन सा है? माधवी चुप ही बैठी रही। माँ का घर सुनते रहे कि बेटी पराया धन है और ससुराल का घर तो पति का होता है। भले ही यह घर स्त्री ही तिनका तिनका जोड़कर बनाती है, उस घर की दिन रात देखभाल करती है, अपने से पहले पति और बच्चों की जरूरत पूरा करती है, फिर भी घर उसका नहीं। अच्छा, फिर यह बताओ उसका घर कौन सा है? क्या पता? माधवी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। हमने कभी संग बैठ बातें नहीं कही, दुख सुख नहीं बांटा। चलो आज ही शुरुआत करते हैं। माधवी की तरफ से कुछ हरकत न पा जया ने ही आगे जोड़ा। मायके में जब भी तुम्हें कोई समस्या होती थी तो तुम माँ से अथवा घर के किसी अन्य सदस्य से बात कर मन का बोझ हल्का कर लेती थी ना? वैसे ही आज भी कर लो। चलो पहले मैं ही तुम्हें आप बीती सुनाती हूँ, तब तुम्हें शायद मन की बात कहने का हौसला मिल जाए। मेरा विवाह हुआ तो मेरे साथ क्या होता था जानती हो? शाम को बेटे के घर में घुसते ही दिन भर की शिकायतों का पुलिंदा खोल कर बैठ जाती थी अम्मा। कोप मंडूक सा ही जीवन जिया था। अम्मा को तो मेरी हर बात नागवार गुजरती, मेरी हर बात पर नुक्ताचीना करती। वह पति के मित्रों के साथ हंसकर बात कर लेना उन्हें अक्षम्य अपराध लगता। पति भी तो ऐसे नहीं थे कि माँ से ही कहते, माँ अब सिर ढककर रहने का जमाना नहीं रहा। अपनी पत्नी की हर बात, हर जरूरत को नज़रअंदाज कर अपने माता पिता की हर बात सुनना, यही तो उस जमाने में आदर्श बेटा होने का प्रमाण था। यह पूरा दोष अम्मा का ही नहीं था। पढ़ी लिखी वह थी नहीं। उस समय
स्त्रियों की बातचीत का मुद्दा प्राय इधर उधर की शिकायतें मीन मेख निकालने का ही होता था। फिर उन्होंने स्वयं बहुत प्रताड़ना सही थी। युवावस्था में ही पति की मृत्यु हो गई। पहले की महिला आर्थिक सामाजिक रूप से पूर्णतः पति पर निर्भर थी, तो ससुराल की सब धौंस चुपचाप सहती थी। पर अब शिक्षित होने पर वह उतनी निर्भर नहीं है। उसमें आत्मविश्वास भी आ चुका है, तो वह यह सब क्यों सहे। पर सास की छवि आज भी वही है, और इसका एक दुष्परिणाम यह हुआ कि संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं, जबकि दरअसल उनकी जरूरत बड़ी है, कम नहीं हुई। मिलजुल कर रहने से दोनों का ही लाभ है। माँ के नौकरी करने पर छोटे बच्चे दादा दादी की स्नेह की छत्र छाया में पलते हैं, और वृद्धावस्था में बच्चे माँ बाप का सहारा बन जाते हैं। लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, आधुनिक हो, परिचित माहौल को छोड़कर नई जगह में बसने का भय, एक झिझक तो होती ही है। उस पर यदि घर की प्रमुख स्त्री यानी सास विद्रोही खेमे में ही खड़ी हो तो समस्या और भी बढ़ जाती है। तुम्हारे मन में भी शायद मेरी यही छवि बनी हुई है। सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ना इतना आसान न भी हो, पर इतना तो हम कर ही सकते हैं कि नई नवेली दुल्हन का विशाल हृदय से स्वागत करें। यह तो संभव है कि हम आपस में माँ बेटी सा रिश्ता कायम कर लें, दोस्ताना व्यवहार करें, एक दूसरे के दुख दर्द को समझें। हमें अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी है, और इसके लिए पुरुषों के विरुद्ध झंडा उठाने की भी जरूरत नहीं। हम ही एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे का दर्द पहचानना है। सौभाग्यवश आज की सास शिक्षित है, उसकी सोच संकुचित नहीं रह गई। अब वह घर बैठ हर समय बहू की नुक्ताचीनी करने में अपना समय नहीं गंवाती। उसकी अपनी रुचियां हैं, सामाजिक दायरा है। अब आई बात रंजन और तुम्हारी। जिंदगी की प्रत्येक समस्या का हल ना हो तो भी अनेक का होता है, बशर्ते हम उसे शांतिपूर्वक बैठकर सुलझाने का प्रयत्न करें। यदि रंजन कुछ गलत करता है और सोचता है कि पुरुष होने के नाते अथवा इस घर का सदस्य होने के नाते उसकी मनमानी चल जाएगी, तो वह गलत सोच रहा है। यदि वह तुम पर अन्याय पूर्ण बात थोपता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसकी माँ होने के नाते सही राह दिखाना मेरा फर्ज है। और यदि तुम कोई गलती करोगी तो मैं तुम्हें भी डांट सकती हूँ, क्योंकि तुम भी अब इसी घर की बेटी हो। जया खिसक कर माधवी के करीब आ गई और स्नेहपूर्वक उसे आलिंगनबद्ध कर लिया। माधवी एक पल के लिए रुकी रही, पर उसके चेहरे से लग रहा था कि बर्फ पिघल रही है। उसने पहले झिझकते हुए फिर कस के जया का आलिंगन किया और अपना सिर उसके कंधे पर टिकाकर आंखें मूंद ली। फिर आंसुओं को पीते हुए बोली, माँ, मैंने तो हमेशा ही इस घर को और आप सभी को अपना समझा, पर इनका रूखा व्यवहार मुझे निराश करता चला गया। लेकिन धीरे धीरे मैं बहुत कुछ समझने और जानने लगी हूँ। बस एक परायेपन की फांस थी जो आपने बहुत कुछ कहकर और प्रेम अपनेपन से दूर कर दी है। सच, मैं खुद को बेहद भाग्यशाली मानती हूँ कि हमारा रिश्ता सास बहू का नहीं बल्कि माँ बेटी का है। जया प्यार से माधवी के सिर पर हाथ फेरने लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।